हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 7 का आज जो टॉपिक है वह है अध्याय 4, जिसमें आज का टॉपिक है वायु। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए फटाफट आज का जो टॉपिक है वो है वायु। इससे संबंधित क्या क्या चर्चाएं किया गया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है कि वायु हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। आगे इसमें और बात किया गया है दोस्तों, आपका वो है कि वायु पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, यानी पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों कि जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे और बात किया गया है कि तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। इसके अलावा जो बात किया गया है आपका दोस्तों, वो है कि दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु हैं जो लुप्त हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो टॉपिक है आपका वो है वायुमंडल का संगठन। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है, और जैसे कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी ही दो गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों, वो है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन जो है कम मात्रा में पाई जाती है, और इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। इसमें आगे हम बात करें आपसे दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि एक ग्राफ है, आपको ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है कि नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% यानी 21%, आर्गन आपका 0.93%, और अन्य सभी गैसें जो हैं जो दोस्तों आपका 0.04%, और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो दोस्तों 0.03% पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इस ग्राफ के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों, वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब हम फेफड़े से कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और वे पौधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों, आपका वो है कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रयोग कर सकते हैं। आगे बात किया गया है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, और मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन
प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसमें आगे जो बात किया गया है कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। इसमें आगे बात किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है और हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। दोस्तों, इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। इसमें आगे जो चर्चा किया गया है दोस्तों वो है आपका कि परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है और वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। दोस्तों, इसमें आगे जो बात किया गया है आपका वो है कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु सघन और भारी होती है, यानी ठंडी वायु जो होती है सघन और भारी होती है। इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है और गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका कि वायुमंडल की संरचना। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है, चलिए आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी के सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है, इनके बारे में एक एक के अच्छे से चर्चा किया गया है, जिसके विषय में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात किया गया है वो है आपका क्षोभमंडल। तो दोस्तों, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कुहारा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। अब इसमें हम दूसरा बात करें आपसे दोस्तों वो है समताप मंडल। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है और यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया दोस्तों कि समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, अब इसमें तीसरा जो हम बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों वो है मध्यमंडल। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, वायुमंडल की तीसरी परत है और यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती हैं। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती हैं। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें चौथा जो है वो है ब्राह्य वायुमंडल। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो दोस्तों, ब्राह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है और इसमें बात करें हम कि रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। ठीक है, पांचवा जो बात किया गया है आपका दोस्तों वो है बहिर्मंडल। इसके बारे में क्या चर्चा किया गया है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में
तैरती रहती हैं। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है आपके सामने दोस्तों वो है मौसम एवं जलवायु। इनके बारे में क्या चर्चा किया गया है, चलिए आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है और आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है और अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों आपका कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक है आपका दोस्तों वो है तापमान। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। और आगे इसमें हम बात करें दोस्तों कि वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। और आगे जो बात किया गया वो है कि आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। और इसमें आगे हम बात करें दोस्तों तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। आगे इसमें और बात किया गया है दोस्तों आपका कि आतपन यानी सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसमें आगे हम बात करें आपसे दोस्तों तो वो है कि दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों कुछ यंत्रों के बारे में बात किया गया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपके सामने है दोस्तों वो है तापमापी यानी थर्मोमीटर। तो दोस्तों ये तापमान मापता है। ऐसे ही दूसरा है वायु दाब मापी यानी बैरोमीटर जो वायु दाब मापता है। और तीसरा है वर्षा मापी यानी रेन गन जो वर्षा की मात्रा को मापता है। ऐसे ही चौथा है आपके सामने दोस्तों वो है बात दिग्दर्शी यानी जो कि पवन की दिशा को बताता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बात करें आपसे दोस्तों कि तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एडर्स सेल्सियस ने किया था। और थोड़े से आगे चले तो दोस्तों इसमें बात किया गया है कि सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेल्सियस पर जमता है, 100 सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, अब आगे जो इसमें टॉपिक है दोस्तों आपका वो है वायु दाब। चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ठीक है, आगे चलें और हम बात करें दोस्तों तो वो है कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। और इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। दोस्तों आगे हम बात करें कि समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। इसमें आगे चर्चा किया गया है कि वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है और अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। ठीक है, आगे इसमें चर्चा किया गया है दोस्तों आपका वो है कि निम्न दाब यानी बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है और वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपका टॉपिक है दोस्तों वो है पवन। तो दोस्तों पवन के बारे में क्या चर्चा किया गया है आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं और पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका वो है अस्थाई पवनें। दोस्तों इसे व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। ठीक है, और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं।
दूसरा पौने आपके सामने है वो है मौसमी पौने। तो दोस्तों ये पौने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात किया गया है भारत में मानसूनी पौने। ठीक है, तीसरा है आपका वो है दोस्तों स्थानीय पौने। दोस्तों ये पौने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बात किया गया है स्थल एवं समुद्र समीप। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है आर्द्रता। तो दोस्तों जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होती हैं तो यह जलवाष्प बन जाती है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और इसमें आगे हम आपसे बात करें दोस्तों तो वो है कि जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे 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 वायु गर्म होती जाती है उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती हैं। इसमें आगे हम बात करें दोस्तों कि आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है और यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। इसमें आगे बात किया गया है कि जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जलवाष्प संगठित होकर ठंड होकर जल की बूंदें बनाता है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है और जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। ठीक है, आगे बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि आकाश में उड़ते हुए जेट यानी हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ती है और इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्षण वर्षा कहलाती है और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होती हैं और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। इसमें आगे जो बात किया गया है दोस्तों आपका कि जब पहाड़ी परसों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाके में बाढ़ का कारण बनता है। आगे बात किया गया है कि क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवर्ती वर्षा। ठीक है, इसमें आगे और चर्चा किया गया है दोस्तों कि पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। आगे इसमें बात किया गया है दोस्तों आपका वो है कि यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और इस तरह आपका अध्याय जो 4 है कंप्लीट होता है। अब इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ओजोन जो है हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो है समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब डॉट 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 दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन है घटता है, ऑप्शन तीसरा है समान रहता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी घटता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों कि जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, बादल वर्षाहीन। तो दोस्तों उसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिया है कुछ दोस्तों निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए। जैसे कि आपके सामने है व्यापारिक पौने, लू, मानसून और पौने। तो दोस्तों इनका हम मिलान करेंगे। तो दोस्तों व्यापारिक पौने का हम मिलान
पाँचवा से करेंगे अस्थाई पवनों से, और लू का मिलान हम जो करेंगे वो स्थानीय पवनों से करेंगे, ठीक है। और मानसून का जो मिलान करेंगे दोस्तों मौसमी पवन से करेंगे, और पवन का जो मिलान करेंगे वो पवन की क्षैतिज गति से करेंगे, ठीक है। और इस तरह आपका दोस्तों जो अध्याय 4 है कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से काफ़ी हद तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग्स, रिलेटिव, पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ ये वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो वो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।